नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पे। आज हम लोग एक नई श्रृंखला एनसीईआरटी की हमने इससे पहले क्लास जो थी विज्ञान की कर चुके हैं। आज जो है एनसीईआरटी क्लास 6 की है। इसमें जो हम लोग आज हिस्ट्री को कवर करते हैं। ये जो एनसीईआरटी क्लास है ये हम लोगों की आने वाले कंपटीशन के एग्ज़ाम में काम आएगी, जैसे लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, इन सभी में काम आएगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, कब और कहाँ, कैसे। जो है इसमें हम लोग आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है यह है कि अतीत के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में जानने के लिए हम लोग क्या ज़रूरत होती है। अतीत के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। हम आ, हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में के जीवन में ये लोग क्या हासिल करते थे। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुनते थे या कौन कौन से नाटक देखा करते थे। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा जो है कि लोग कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष पहले ये लोग जो थे इस नदी के तट पर रह रहे थे, जहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को आखेट भी किया करते, आखेट माने शिकार किया करते थे। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्रियों ने सबसे पहले जो थे गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू पशु उन्होंने भेड़ बकरी, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू पशु बनाना शुरू किया। ये लोग जो थे गांव में रहते थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो सिंधु की जो सहायक नदी कौन कौन सी है, आइए मानचित्र में देखते हैं। जो सिंधु नदी हमारी है, ये सिंधु नदी है। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? पहली झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी, और ये काबुल नदी। ये जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब आते हैं गंगा की सहायक नदियों पे। जो गंगा की सहायक नदी है, इसमें ये गंगा नदी निकली है। यमुना नदी, चंबल, सोन, ये बेतवा, ये सभी नदियां जो कौन सी, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। देश के कई अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की भी स्थापना की गई थी। आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है देश के नाम। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला हुआ है,
जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो कृति थी ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद में इसका प्रयोग जो था देश के लिए होने लगा था। तो ये जब देश क्या था, भरत से भारत हो गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में जानकारी जो हम कई इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि की होने के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन शब्द है, जो लैटिन शब्द मेनू है, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ठीक है, जिसका शब्द क्या है, हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से एक विशेष तरीके से तैयार की जाती थी और उन पे लिखा जाता था। ये एक ताम्रलिपि है, ताम्रपत्र पे लिखी हुई एक लिपि है। आते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वह है कि हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। ये जो हमारा क्या है, ये अभिलेख है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार में प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस अभिलेख में क्या था, प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों का प्रयोग किया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि इस तरह के पात्रों के लिए 47 वर्ष पूर्व प्रयोग होता था। ये जो घड़ा दिख रहा है, ये घड़ा जो है 4700 वर्ष पूर्व इसका जो प्रयोग होता था। इस तरह के सिक्कों का लगभग 2500, ये जो सिक्के दिए गए हैं इनका जो प्रयोग होता है लगभग 2500 वर्ष पहले किया जाता था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतिहासकार किसे कहते हैं, तो इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि तिथियों का मतलब। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व या ईसा के पहले के माने जाते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। इतिहास और तिथियां। इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में बीसी जो है, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म के पूर्व, तथा कभी कभी तिथियों में कहा था एडी, हिंदी में एडी लिखा होता है, जिसे अंग्रेजी में एनो डोमिनी कहते हैं। यह जो दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका तात्पर्य होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी और बीसी, एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसी का प्रयोग किया जाता है। सीई अक्षरों का जो प्रयोग होता है कॉमन ईरा, तथा बीसीई का प्रयोग जो होता है बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, जिनमें से कोई भी अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अगले पॉइंट पर अज्ञान लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश से
मिस्र से, उत्तरी अफ्रीका का देश जो है मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। अगला पॉइंट है हमारा कि मिस्र के जो उत्तरी तट है, ठीक है, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन तीन विभिन्न भाषाओं लिपियों में मिले हैं, यूनानी और मिस्री लिपि के प्रकारों में। कुछ विद्वान यूनानी भाषा को पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे क्या कहा जाता था? कारतूस कहा जाता था। अगर क्वेश्चन पूछता है कारतूस किसे कहते हैं, कि कुछ विद्वानी यूनानी लेखकों के द्वारा बताया गया कि राजा रानियों के जो एक नाम होते थे एक छोटे से फ्रेम में दिखाए जाते थे, जिसे हम क्या कहते थे? कारतूस कहते थे। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जो इसका पहला पॉइंट है ये आरंभिक मानव। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इनके घूमने का क्या कारण था? वो जो पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पे ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते थे। इसलिए वे क्या करते थे? भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर उनको जाना पड़ता था। दूसरा कारण है कि यह जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए ये लोग इनके पीछे जाया करते होंगे। अगला पॉइंट है, तीसरा कारण जो है वो है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, ऐसी जो है कल्पना की जाती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। इसमें जो हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको ही हाईलाइट किया है। जो हमारा अगला पॉइंट है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्व को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल को पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे में लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि भीमबेटका आधुनिक प्रदेश। तो इस पुरातत्व स्थल पर या इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती है। ये गुफाएं जो है ये नर्मदा घाटी के पास। नर्मदा घाटी कहाँ पे ये इस समय है? ये इस समय मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं। ये लोग जिन गुफाओं में रहते थे इनमें से कुछ दीवारों पे ये इस तरह के चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हुए हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे।
अगला पॉइंट हमारा है किले की पुरा स्थल किसे कहते हैं। जो पुरा स्थल है, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई? तो कुरनूल गुफा जो है, यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए ये लोग आग का प्रयोग करते होंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वह है नाम और तिथियां। जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह जो पूरा पाषाण काल है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से मिलकर बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल वर्ष 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। जिस काल में हम पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका समय जो है 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे में लगी हंसिया और आरी जैसे औजार इसमें मिलते हैं। अगले युग की जो शुरुआत है, नवपाषाण काल की शुरुआत, वो लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे नवपाषाण युग कहा गया है। अगला पॉइंट हमारा है कि बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय और उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। कि खेती इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगते थे। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे ये लोग क्या थे? कृषक बन गए थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने का उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे वे क्या हो गए? पशुपालक बन गए थे। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को जो है बसने की प्रक्रिया कहते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हमारा पॉइंट जो है
कि ये जो बसने की प्रक्रिया है कब शुरू हुई। तो बसने की जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी वो लगभग 12,000 साल पहले हो गई थी। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम। जो बुर्ज होम है ये इस समय वर्तमान कश्मीर में है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ढंग के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार वे घर के आसपास, घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अगला पॉइंट है कि बहुत सारी जगहों पर जो है पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण कालीन युग उपकरण उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण काल युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल की ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह अन्य प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग इसी तरह से होता रहा है। और कुछ हथियार जो है, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए गए हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। जो अगला पॉइंट है कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों से जो है कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन जो है मिले हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ईरान से जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास में हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। अगला पॉइंट है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके पर सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में जो कब्र थी उसमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में मेहरगढ़ में जो है ऐसी कब्रें मिली हैं जिसमें एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ये मृतक है, यहाँ पे ये बकरी को दफनाया गया। अगला पॉइंट है कि फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस की एक गुफा का यह चित्र है। ये जो चित्र दिया गया है फ्रांस की गुफा का चित्र है। इस पुरा स्थल की ओर की खोज जो है लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा तथा सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से इनको बनाया गया है। अगला पॉइंट है कि एक नवपाषाणिक पुरा स्थल। नवपाषाणिक युग जो है सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चाताल ह्यूरुक तुर्की में है।
आते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा जो अगला अध्याय है वो है आरंभिक नगर। जो पहला पॉइंट है कि हड़प्पा। हड़प्पा की कहानी ऐसा देखते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर होगा जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे पूरी इमारत जो थी वो नष्ट हो गई। इस नगर की जो खोज हुई थी, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि ये नगर जो था, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों को से पुरातत्वविदों ने अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बांट, तांबे के जो है उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड यहाँ से पाए गए हैं। कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविद ने महान स्नानागार कहा है। इसका मतलब इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल जो था किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की जो थी परत भी चढ़ाई गई थी। अगले पॉइंट पे आते हैं कि सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिकों के लिए विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता था। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। अगला पॉइंट है, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा है नगर और नए शिल्प। हड़प्पा के जो लोग थे, या हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनवाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अगला पॉइंट है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ के पास जो है कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तख्तियां सूत की कताई का संकेत देती हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि फेयंस क्या होता है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पदार्थों के चूर्ण को गोंद के साथ मिलाकर उनसे वस्तुएं जो थी तैयार की जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत जो थी चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले तथा समुद्री हरे होते थे।
फेयन से मन के चूड़ियाँ बनाने वाले छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है कि कच्चे माल की खोज। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से कच्चे माल कहलाते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा के लोग जो थे तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान तथा अफगानिस्तान से किया जाता था। अगला पॉइंट है कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के जो अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो थे गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों को उगाते थे। अगला पॉइंट हमारा कि हड़प्पा के जो लोग थे ये गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चरागाह जो थे होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। अगला पॉइंट है कि कच्छ के इलाके में खदिरबेत के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन भी जो थी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अगला पॉइंट है गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण जो केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरों और मुद्रांकन या मुहरबंदी के अवशेष जो भी वो मिले हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा या मुद्रांकन। मुहरों के प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों पर कुछ जो चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को क्या कहते हैं, मुहरबंदी कहते थे। सभ्यता का जो अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया था। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल का आयात काफी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर जो है कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास की जो प्रणाली थी वो नष्ट हो गई थी। हमारा अगला पॉइंट है लगभग 5000 साल जो थे पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर जो है सुरक्षित किया जाता था। इन्हीं शवों को मम्मी कहा जाता था। इन शवों के साथ भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी।
इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। आते हैं अगले पॉइंट पे।